बड़गांव की संधि जो हुई है वो हुई है 1779 में। बड़गांव की संधि हुई है 1779 में। सालबाई की संधि हुई है 1782 में। 1782 में बसीन की संधि हुई है 31 दिसंबर 1802। 31 दिसंबर 1802। देवगांव की संधि हुई है 17 दिसंबर 1803। 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 अब रिपीट करेंगे। इलाहाबाद की जो संधि है, दोनों संधियों के बारे में पढ़ते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है इलाहाबाद की संधि, पेपर में आने के बहुत चांस है इसके। जो इलाहाबाद की प्रथम संधि है 12 अगस्त 1765 को हुई, और इलाहाबाद द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को हुई। 12 अगस्त और 16 अगस्त ये तारीख है। जो यह संधि है पहली वाली, यह रॉबर्ट क्लाइव मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला। बंगाल का जो नवाब है वो कौन है? शुजाउद्दौला। बंगाल का नवाब है शुजाउद्दौला। बंगाल का नवाब है शुजाउद्दौला। बंगाल का नवाब है शुजाउद्दौला। मुगल सम्राट है शाह आलम द्वितीय। मुगल सम्राट है शाह आलम द्वितीय। तो ये संधि के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे। जो इलाहाबाद की पहली संधि है उसके फलस्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे। कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद जिलों को अवध के नवाब से लिया। ठीक है, अवध के नवाब से लिया और अपने इलाहाबाद न्यायालय के रखरखाव के लिए मुगल सम्राट को दे दिया। और अपने इलाहाबाद न्यायालय के रखरखाव के लिए मुगल सम्राट को दे दिया। तो कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिलों को अवध के नवाब से ले लिया और मुगल सम्राट को दे दिया। ओके, मुगल सम्राट को दे दिया। ठीक है, मैंने यहाँ बात भी वही करी कि जो रॉबर्ट क्लाइव है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय है और बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुई थी। मुगल सम्राट को दीवानी अधिकारों के बदले 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन का वादा किया गया था। मुगल सम्राट को दीवानी अधिकारों के बदले 26 लाख की वार्षिक पेंशन, ये याद रखना कि 26 लाख की वार्षिक पेंशन है। 26 लाख की वार्षिक पेंशन है, पेपर में आएगा ये। अब बात करते हैं द्वितीय संधि की, जो 16 अगस्त 1765 को हुई। इस संधि पर रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है, कि भी हस्ताक्षर किए गए। अवध जो है कड़ा और इलाहाबाद जिलों को छोड़कर। अब यहाँ क्वेश्चन में यहाँ अवध का नवाब लिखा है, वहाँ बंगाल का नवाब लिखा है, चलो देखेंगे बाद में। इस संधि पर रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हस्ताक्षर किए गए। अवध यानी कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर अवध के नवाब को बहाल कर दिया गया। कड़ा को छोड़ दिया और इलाहाबाद को छोड़ दिया, बाकी सब नवाब को दे दिया गया। नवाब को अवध में अपने खर्च पर एक ब्रिटिश टुकड़ी को बनाए रखना था। नवाब को अवध में अपने खर्च पर ब्रिटिश टुकड़ी को बनाए रखना था। कंपनी को अवध प्रांत में मुक्त व्यापार का अधिकार दिए गए थे। कंपनी को अवध प्रांत में मुक्त व्यापार अधिकार दिए गए थे। मुक्त व्यापार अधिकार दिए गए थे। युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में कंपनी को 50 लाख का भुगतान किया जाना था। कंपनी को 50 लाख का भुगतान किया जाना था। कंपनी को 50 लाख का भुगतान किया जाना था। युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में कंपनी को 50 लाख का भुगतान किया जाना था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, रिपीट करेंगे। बड़गांव की संधि हुई है 1779 में। सालबाई की 1782 में। बसीन की 31 दिसंबर 1802 में। देवगांव की 17 दिसंबर 1803 में। बड़गांव की 1789 में। सालबाई की 1782 में। बसीन की 31 दिसंबर 1802 में। देवगांव की 17 दिसंबर 1803 में। मुगल कालीन साहित्य के बारे में बात करेंगे। एक है नुक्शा-ए-दिलकुशा। नुक्शा-ए-दिलकुशा ये फ़ारसी भाषा में भीमसेन सक्सेना
बुरहानपुरी द्वारा लिखा गया है। नुक्शा दिलकुशा फ़ारसी भाषा में भीमसेन सक्सेना बुरहानपुरी द्वारा रचित है। खुलासत उल तवारीख फ़ारसी भाषा में सुजान राय भंडारी द्वारा। खुलासत उल तवारीख सुजान राय भंडारी द्वारा सुलाखत उल तवारीख सुजान राय भंडारी द्वारा। नक्शा दिलकुशा भीमसेन सक्सेना बुरहानपुरी द्वारा। मज्म उल बहरीन फ़ारसी भाषा में दारा शिकोह द्वारा। मज्म उल बहरीन दारा शिकोह। तुजो के जहांगीर की आत्मकथा फ़ारसी भाषा में जहांगीर मोतमिद खां और मोहम्मद हादी ने इसकी रचना की। जहांगीर मोतमिद खां और मोहम्मद हादी द्वारा। अब देखते हैं कुछ मुगल केंद्रीय अधिकारियों की बात करते हैं। जैसे मीर बख्शी क्या था, ये सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। मीर बख्शी सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। सद्र उल शुदूर धार्मिक मामलों का प्रमुख। सद्र उल शुदूर ये हम बात कर रहे हैं मुगल केंद्रीय अधिकारियों के। सद्र उल शुदूर धार्मिक मामलों का प्रमुख। काजी न्याय का अधिकारी, काजी की सहायता मुफ्ती करते थे जो कानूनों की व्याख्या करते थे। काजी की सहायता मुफ्ती करते थे जो कानूनों की व्याख्या करते थे। तो काजी कौन? न्याय का अधिकारी। खानसामा भोजनालय विभाग का प्रमुख। भोजनालय विभाग का प्रमुख। मीर ए आतिश तोपखाना विभाग का प्रमुख। ठीक है। अब कुछ स्थापत्य के बारे में बात करते हैं मुगल कालीन। तो दीन पनाह नगर धर्म का शरणस्थल हुमायूं द्वारा दिल्ली में बनवाया गया। ये धर्म का शरणस्थल है। किला एक कोहना मस्जिद पुराने किले के भीतर दिल्ली में शेरशाह द्वारा बनाया गया। किला एक कोहना मस्जिद दिल्ली में शेरशाह द्वारा बनवाया गया। शेरगढ़ या दिल्ली शेरशाही यह दिल्ली में शेरशाह द्वारा बनवाया गया। शेरसूर नगर ये कन्नौज को बर्बाद करके शेरशाह ने बनवाया था। शेरसूर नगर। ठीक है। अब एक शंकर खेड़ा का युद्ध का वर्णन आता है। तो 11 अक्टूबर 1724 को लड़ा गया था। शंकर खेड़ा का युद्ध 11 अक्टूबर 1724 को लड़ा गया था। यह युद्ध बरार में हुआ था। यह युद्ध निजामुल मुल्क और मुजारिज खान दक्कन के सूबेदार के बीच लड़ा गया था। मुबारिज खान दक्कन के सूबेदार के बीच लड़ा गया था। ये कौन सा युद्ध? शंकर खेड़ा के युद्ध की बात कर रहे हैं। अब कुछ मुगल कालीन जो भारत में विदेश यात्री आए थे देख लेते हैं। अकबर के काल में कौन कौन आया था? तो फादर इक्का विवा अकबर के काल में आया। फादर एंथाना मोसेरात ये अकबर के काल में आया। राल्फ फिच ये भी अकबर के काल में आया। राल्फ फिच अकबर के काल में आया। जेरोम जेवियर अकबर के काल में आया। इमैन्युअल पिनहोरो हमने किसी का मतलब राष्ट्रपति वगैरह पढ़े हैं कहीं के। ये पिन लगा के आया कहाँ? अकबर के काल में। जहांगीर के काल में आने वाले विदेशी यात्री देखते हैं। तो विलियम हॉकिंस ब्रिटिश जेम्स का राजदूत था। ये विलियम हॉकिंस कुकर लेकर आया था। ये जहांगीर के काल में आया था। सर टॉमस रॉ ये भी जहांगीर के काल में आया था। जहांगीर के काल में आया था। पिएत्रो देला वोल ये भी जहांगीर के काल में आया था। विलियम फिंच जहांगीर के काल में आया था। एडवर्ड टेरी जहांगीर के काल में आया था। जहांगीर के काल में आया था। पेल साठ जहांगीर के काल में आया था। अब कोई पूछ रहा है कि फादर एक्वाविवा कहाँ किसके काल में आया? तो अकबर के काल में। फादर एंथेना मोंसेरात किसके काल में आया? तो अकबर के काल में आया। राल्फ फिच पूछ ले कोई, राल्फ फिच किसके काल में आया? तो अकबर के काल में आया। विलियम हॉकिंस तो जहांगीर के काल में आया। सर टॉमस रॉ जहांगीर के काल में आया।
जेरोम जेवियर, सेंट जेवियर वाला जेरोम जेवियर किस काल में? अकबर के काल में आया। इमैनुअल पिनहोरो, पिन लगाए कौन आया? तो ये अकबर के काल में आया। अब कोई पूछ ले पेल शार्ट किस काल में आया? तो जहांगीर काल में आया। पेल शार्ट, पेल दिया तो पकड़ के उसको, पेल शार्ट जहांगीर काल में आया। ठीक है। एडवर्ड टेरी, एडवर्ड टेरी, टेरी हो क्या? बिल्कुल सही, तो ये जहांगीर काल में आया। पिएत्रो देला वोल, ये भी जहांगीर काल में आया। विलियम फिंच, फिंच फिंच जहांगीर, फिंच 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 जहांगीर, फिंच 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 जहांगीर, विलियम फिंच जहांगीर काल में आया। विलियम हॉकिंस कोई पूछ लो जहांगीर काल में। आप शाहजहां के काल में बात कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक पीटर मुंडी पूछ लेता है, इटालवी है ये पीटर मुंडी, तो ये शाहजहां के काल में है मुंडी। शाहजहां, शाहजहां, शाहजहां मुंडी, शाहजहां मुंडी। एक है जीन बैपटिस्ट ट्रेवेनियर, जीन, इसका जीन सही नहीं है भैया, जीन वाला आपका शाहजहां के काल में आया। शाहजहां के काल में आया। अब ये जीन खरबड़ होते आ रहे हैं सबके, तो ये शाहजहां के काल में आया। फ्रांसिस वर्नियर, फ्रांसिस वर्नियर जहाँ शाहजहां के काल में आया। मैन डेसलो शाहजहां के काल में आया, शाहजहां के काल में आया। अब वहाँ पे क्या था, एक निकोलस वाला पढ़ा था आपने, अच्छा वो एमेन्युअल पढ़ा था, ठीक, कोई बात नहीं। निकोलाओ मनुची किसके काल में आया? शाहजहां के काल में आया। निकोलाओ मनुची, निकोलाओ मनुची, निकोलाओ मनुची, निकोलाओ मनुची। अभी मैंने शंकर खेड़ा का युद्ध बताया, बताओ कब हुआ ये शंकर खेड़ा का युद्ध? तो 11 अक्टूबर 1724 को हुआ शंकर खेड़ा का युद्ध। ये निजाम उल मुल्क और मुबारिज खान दक्कन के सूबेदार के बीच में लड़ा गया है, तो ये याद रख लेना, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। अब मैं कुछ पुस्तक बोल रहा हूँ, आपको बताना है किसने लिखी है। अब एक है तुजुक ए जहांगीरी, तो तुजुक ए जहांगीरी है, जहांगीर और मोतमिद खां की इस संयुक्त कृति में जहांगीर के जीवन और शासन काल का वर्णन है। मोतमिद खां और जहांगीर ने लिखा है। एक है फतुहात आलमगीरी, ये ईश्वर दास नागर ने लिखी है। ईश्वर दास नागर ने लिखी है, इसको याद रखना। ईश्वर दास नागर ने कौन सी लिखी है? फुतहात ए आलमगीरी। इसमें औरंगजेब के 34 वर्षों का वर्णन किया गया है। तो जो कि जहांगीरी मैंने बता दिया, जहांगीर और मोतमिद खान ने लिखी है। एक है तबकात ए अकबरी, ये किसने लिखी है? निजामुद्दीन अहमद की इस कृति के 9 भाग है, जिसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल इतिहास का वर्णन है। ये कौन सी है? तबकात ए अकबरी का है, निजामुद्दीन अहमद ने लिखी है, निजामुद्दीन अहमद ने लिखी है तबकात ए अकबरी। एक नाम है मजम उल बहरैन, ये शारा दारा शिकोह द्वारा रचित इस पुस्तक में हिंदू और इस्लाम को एक ही पथ का दो राही बताया गया है। दारा शिकोह की ये पुस्तक है। मजम उल बहरैन, 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 मजम उल बहरैन, मजम उल बहरैन, मजम उल बहरैन, मजम उल बहरैन। तो ये कुछ है। जैसे मीर बख्शी बता दो जरा, मीर बख्शी केंद्रीय अधिकारी है, वो क्या था? वो सैन्य विभाग का था। मीर आतिश बताओ, ये तोप खाना विभाग का है। खान सामा ये भोजनालय वाला है। काजी न्याय विभाग अधिकारी है। सद्र उल सुदूर क्या है? धार्मिक मामलों का प्रमुख है। सद्र उल सुदूर, सद्र उल सुदूर, सद्र उल सुदूर, सद्र उल सुदूर, सद्र उल सुदूर। अब बताओ शंकर खेड़ा का युद्ध किसने में कहाँ का लड़ा गया? 11 अक्टूबर 1724 लड़ा गया। यह युद्ध बरार में हुआ था और निजाम उल मुल्क और मुबारिज एवं दक्कन के सूबेदार के बीच ये लड़ा गया था। अब बताओ बड़गांव की संधि कब हुई है? 1779 में। बड़गांव की 1779। सालबाई की 1782 में। बसीन की है कौन सा? दिसंबर 31 दिसंबर 802। बसीन की है 31 दिसंबर 802, 31 दिसंबर 802। देवगांव की है 17 दिसंबर 1803, 17 दिसंबर 1803, 17 दिसंबर 1803, 1803। भारत में तंबाकू जो थी वो 1604 के अंत अथवा 1605 के प्रारंभ में अकबर के काल में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी। संभवतः इसी के आसपास मक्का अमेरिका से भारत लाया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मुगल काल में वस्तु विनिमय माध्यम जो हुंडी था, एक प्रकार का अल्पकालिक ऋण पत्र था। यह वह चिट्ठी होती थी जिसका भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद कुछ कटौती करके किया जाता था। ठीक है, अब फिर मैं कुछ पुस्तक के बारे में बड़ा पूछता है तो याद रखना। आलमगीर नामा ये किसने लिखी है? काजिम शिराजी, काजिम शिराजी, काजिम शिराजी ने लिखी है आलमगीर नामा, काजिम शिराजी। एक है चाहर चमन, चंद्रभान ने लिखी है।
चाहर चमन चंद्रभान ने लिखी है। तारीख़े शाह जहानी सादिक खान ने लिखी है। तारीख़े शाह जहानी सादिक खान ने लिखी है। तारीख़े शाह जहानी सादिक खान ने लिखी है। तारीख़े अल्फ़ी मुल्ला दाऊद ने लिखी है। तारीख़े अल्फ़ी मुल्ला दाऊद ने लिखी है। तारीख़े अल्फ़ी मुल्ला दाऊद ने लिखी है। तो मुल्ला दाऊद द्वारा लिखित इस पुस्तक में इस्लाम के 1000 वर्ष पूरा होने का इतिहास वर्णित है। तारीख़ अल्फ़ी लिखी है मुल्ला दाऊद ने, तो इसमें इस्लाम के 1000 वर्ष पूरा होने के इतिहास का वर्णन है। तारीख़ शाह जहानी लिखी है सादिक खां द्वारा लिखित इस पुस्तक में शाहजहाँ के जीवन का वर्णन है। चाहर चमन चंद्रभान ने लिखी है। तारीख़ शाह जहानी सादिक खां ने लिखी है। जो ये चाहर चमन वाली है जो चंद्रभान ने लिखी है, इसमें शाहजहाँ के शासन की प्रणाली और कार्य प्रणाली का वर्णन मिलता है। आलमगीर नामक काजिम शिराजी द्वारा इस पुस्तक में भी औरंगजेब के शासनकाल के आरंभिक टाइम का जो है वर्णन मिलता है। चलो मोती मस्जिद के बारे में देखते हैं। दिल्ली के लाल किला में बनी दिल्ली का जो लाल किला में बनी मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब द्वारा कराया गया था। इसमें उच्च कोटि के संगमरमर का उपयोग किया गया। यह आगरा के किले में बनी मोती मस्जिद से मेल खाती है। आगरा में भी एक किले में मोती मस्जिद बनी है, उससे मेल खाती है। यहाँ केवल वक्रता ज़्यादा उभर कर सामने आई है। उपासना कक्ष के ऊपर 3 उभरे हुए गुंबद बने हैं, यहाँ जो एक ही आकार की बुर्ज के रूप में बनाए गए हैं। बुर्जी की बुर्जो भी है। अब बताओ पीटर मुंडी किसके काल में आया? तो शाहजहाँ के काल में आया। विलियम हॉकिंस जहांगीर। सर टॉमस रॉ जहांगीर। फादर इक्का विवा अकबर। फादर इंथाना मोशेरात अकबर। राल्फ फिच बहुत पूछ सकता है, राल्फ फिच पूछेगा, राल्फ फिच पूछे फिच राल्फ फिच। तो ये अकबर के काल में है राल्फ फिच। जेवियर वाला नाम भी पूछेगा, जेरोम जेवियर, तो ये भी आप अकबर बोल देना। इमैनुअल पिन्होरो बोलेगा तो ये भी आप अकबर बोल देना। इमैनुअल पिन्होरो बोले तो अकबर बोलना है। इमैनुअल बोले इमैनुअल तो अकबर। जेवियर बोले अकबर। राल्फ फिच अकबर। फादर अकबर। पीटर मुंडी पूछ ले डाली। पीटर मुंडी तो शाहजहाँ। मुंडी में शाहजहाँ। मनुची पूछे निकोलाओ मनुची। मुंडी मनुची निकलाओ मनुची कहाँ से निकलाओ? शाहजहाँ। निकलाओ मनुची पीटर मुंडी। और पीटर मुंडी शाहजहाँ। हाकिंस जहांगीर। टॉमस रॉ आपका जहांगीर। जैसे काजी उल कुजात के बारे में बात करें, काजी उल कुजात तो ये भी न्यायिक मामलों का अधिकारी था। काजी मतलब है न्याय से है संबंध। अब काजी वर्ड आया तो न्याय समझ लेना। मीर आतिश यह शाही तोपखानों का प्रधान था। मीर आतिश मैंने बताया तोपखाना है, तो मीर आतिश क्या है? तोपखानों का प्रधान था। मीर बहर नौसेना का प्रधान था। बहर निकलो और नौसेना को समझो। मीर बहर निकलो नौसेना को समझो, नौसेना का प्रधान था। मीर अदल ये न्याय विभाग का महत्वपूर्ण अधिकारी था। एक है हरकारा ये जासूस संदेशवाहक दोनों होते थे। हरकारा। बहर मतलब नौसेना का दरोगा ये डाक चौकी राजकीय डाक तथा गुप्तचर विभाग का था। एक था मुहतसिब कौन था? प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करने के लिए नियुक्त अधिकारी। महतसिब प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करने के लिए था। ठीक है। मलिक अंबर का थोड़ा पढ़ेंगे तो मुग़ल शासक जहांगीर के समय में अहमदनगर राज्य का प्रधानमंत्री मलिक अंबर था, अहमदनगर का, जिसका जन्म संभवतः 1549 में अबीसीनिया के एक हब्सी परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही उसे दास बनाकर बगदाद के बाजार में ख्वाजा पीर बगदाद के हाथों बेच दिया गया था।
मलिक अंबर को लेकर ख्वाजा दक्षिण भारत आया, जहां उसने मुर्तजा निजाम शाह प्रथम के मंत्री चंगेज खां ने खरीद लिया, जहां उसे मुर्तजा निजाम शाह प्रथम के मंत्री चंगेज खां ने खरीद लिया। कालांतर में दास मलिक अंबर अपनी असाधारण प्रशासन क्षमता, सैन्य कुशलता और राजनीतिक दूरदर्शिता से अहमदनगर का प्रधानमंत्री बन गया। ठीक है, मलिक अंबर ने टोडरमल लगान व्यवस्था से प्रेरणा ग्रहण कर अहमदनगर में भूमि सुधार किया, इसलिए उसे दक्षिण का टोडरमल भी कहा जाता है। कैसे? मलिक अंबर को। मलिक अंबर ने निजाम शाही सेना में मराठों की भर्ती कर गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत की और जंजीरा द्वीप पर निजाम शाही नौसेना का गठन किया। जंजीरा द्वीप पर निजाम शाही नौसेना का गठन किया। अब कुछ मकबरे हैं, किसके कहाँ पे हैं। जैसे बहादुर शाह जफ़र का है रंगून में, बहादुर शाह जफ़र का है रंगून में। जहांगीर का कहाँ है? लाहौर में। ठीक है। शाहजहाँ कहाँ है? आगरा में। इसको याद कैसे करेंगे? तो देखो, जहांगीर पहले आया तो लाहौर पहले पड़ता है मैप के हिसाब से, तो आपको लाहौर बता देना है। शाहजहाँ बाद में है तो उसका आगरा में पड़ता है। ठीक है। बहादुर शाह जफ़र सबसे लास्ट में है तो रंगून और आगे चला गया वो। ठीक है। अब आपका औरंगजेब का कहाँ है? तो दौलताबाद में है। औरंगजेब का दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद मुझे लगता है नीचे साउथ वाला है। ठीक है। शेर शाह का कहाँ है? तो सासाराम है। अब औरंगजेब को कैसे याद रखो? दौलताबाद दिल्ली, दौलताबाद इंडिया में नीचे है तो उसने बहुत परेशान कर लिया था तो नीचे बना दिया इसका। शेर शाह का कहाँ है? सासाराम। शेर शाह का कहाँ है? शेर और शाह सासाराम। हुमायूं का दिल्ली में, हुमायूं का कहाँ? दिल्ली में है। और अकबर का कहाँ है? सिकंदरा में। अकबर का कहाँ है? सिकंदरा। बाबर को काबुल ही पसंद था तो वहीं काबुल में ही ये रख दो। अकबर का कहाँ है? सिकंदरा में। देखो रिपीट करता हूँ। अब शाहजहाँ तो लाहौर में, शाहजहाँ तो बाद में है, जहाँ बाद में लगा है तो आगरा में है। ठीक है। बाबर का कहाँ है? काबुल में है। अकबर का कहाँ है? सिकंदरा में है। हुमायूं का कहाँ है? दिल्ली में है। शेर शाह का कहाँ है? सासाराम में है। औरंगजेब का कहाँ? नीचे दिल्ली दौलताबाद में है। जहांगीर का कहाँ है? जहाँ ये लाहौर में है। और बहादुर शाह जफर कहाँ है? रंगून में है। शाहजहाँ का जो विवाह है वो 1612 ईस्वी में आशफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानु बेगम यानी मलिका ए जमानी से हुआ था, जो बाद में इतिहास में मुमताज़ महल के नाम से विख्यात हुई। कौन? मलिका ए जमानी या फिर अर्जुमंद बानु बेगम। शाहजहाँ के मुमताज़ महल से उत्पन्न 1497 में केवल 4 पुत्र और 3 पुत्रियां ही जीवित बचे थे, जिनके नाम थे जहाँ आरा 1614 ईस्वी, दारा शिकोह 1615 ईस्वी, गौहन आरा जन्म है 1631 ईस्वी में। तो इसका नाम क्या है मुमताज़ महल का? अर्जुमंद बानु बेगम। शाहजहाँ से हुआ है 1612 में। आसफ खां की पुत्री है अर्जुमंद बानु बेगम। मुगल कालीन स्थापत्य वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहाँ ने अनेक भव्य इमारतों का निर्माण कराया, जिस कारण उसका शासन मध्यकालीन भारत के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है। अकबर की थोड़ा बात करते हैं। तो अकबर के शासनकाल में उत्पादकता के आधार पर कृषि योग्य भूमि को 4 भागों में बांटा था। पोलज परती चाचर बंजर, 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 पोलज परती चाचर बंजर,
पोलज परती चाचर बंजर 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 पोलज परती चाचर बंजर। तो पोलज क्या था, जिस पर प्रतिवर्ष खेती होती थी उसे पोलज कहते थे। परती क्या थी, जिस पर एक वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी, एक वर्ष के अंतराल पर उसे परती कहते थे। जिसे 3 से 4 वर्षों के लिए बिना बोए छोड़ा जाता था उसे चाचर कहते थे। जिस भूमि को 5 या अधिक वर्षों के लिए जोता या बोया नहीं जाता था उसे बंजर कहते थे। तो चाचर क्या है, जैसे 3 या 4 वर्षों के लिए बिना बोए छोड़ा जाता था। 5 या 5 वर्ष अधिक वाली बंजर। परती वाली जहाँ 1 वर्ष का अंतराल पर खेती होती है उसे परती कहते थे। पोलज जिसमें प्रतिवर्ष खेती होती है। तो ये इस तरह से डिवाइडेड था।